पॉइंट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम एक पुल से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा सकते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने सपने को आप अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं एपॉइड ऑनलाइन के माध्यम से। और वह तभी संभव है जब आप हमारी क्लासों को रेगुलर देखोगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो तुरंत मिल जाएगी और इससे आप आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एसआई यूनिट के बारे में जाना था, उनके नाम लिखे थे, उनके सिंबल लिखे थे कि उनके यूनिट्स क्या होते हैं। वहीं से अपन शुरू करते हैं इस क्लास को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा था 2 फिजिक्स। तो एसआई यूनिट के अपन ने देख लिया था, उसको दोबारा एक बार फिर देखते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी थी? लेंथ। देख चुके थे अपन, लेंथ यानी कि लंबाई। इसकी यूनिट क्या थी अपन ने? मीटर, जो मैं बता चुका था, अपन लिख चुके थे। इसका सिंबल, इसका मात्रक होगा मीटर। यहाँ इधर मीटर लिख देते हैं, मैंने कहा था फुल फॉर्म देखेंगे अपन। तो यहाँ मीटर, और मीटर को कैसे लिखते हैं? स्मॉल m से। सेकंड नंबर पे थी मास, यानी कि द्रव्यमान, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं। इसको हो जाएगा किलो ग्राम, और सिंबल हो जाएगा इसका केजी। थर्ड नंबर पे टाइम, यानी कि समय। इसका सेकंड हो जाएगा यूनिट, उसका सिंबल होता है एस। फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। इसका यूनिट क्या था? एम्पियर, और इसका स्पेलिंग होता है AMPERE, एम्पियर। इसे ए, कैपिटल ए से लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब स्मॉल m kg, लेकिन एम्पियर कैपिटल में क्यों, ए कैपिटल में क्यों? तो ये ए कैपिटल इसलिए लिखा जाता है कि जब भी हम किसी यूनिट को किसी साइंटिस्ट के नाम से देते हैं तो वो उसका सिंबल हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, और बाकी स्मॉल, जैसे यहाँ मीटर स्मॉल में लिखा है अपन ने, जबकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से अपन यूनिट कैपिटल में लिखेंगे। उसके आगे फिफ्थ नंबर पे क्या था? टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर पे था टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या था? केल्विन, उसे कैपिटल में, यहां भी कैपिटल के लिखेंगे क्योंकि केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है। 6 नंबर पे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी कि मोल, और इसे ऐसे कैसे मोल लिखते हैं। यह तो हो गया ताप या तापमान, और ये पदार्थ की मात्रा। 7th नंबर पे जो लास्ट थी अपने, जो एसआई यूनिट के अंदर अपन ने 7 जो फंडामेंटल यूनिट माना था, उसमें लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि प्रतिपन्न तीव्रता। इसको कैंडेला कहते हैं, कैंडेला, यानी कि C और D से। तो ये 7 तो हो गई थी अपने फंडामेंटल यूनिट्स, जो एसआई जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर, एसआई के अंदर। उसके बाद इसमें 2 और आती है, उन्हें कहते हैं अपन सप्लीमेंट्री यूनिट्स।
तो वो कौन कौन सी यूनिट होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में, उनके बारे में भी देख लेते हैं अपन। यहाँ तक तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब इसके आगे अपन देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब पूरक मात्रक, यानी कि जो एसआई यूनिट के अंदर नहीं आते हैं लेकिन उनको एसआई यूनिट का पार्ट माना गया है, यानी कि उनके कोई यूनिट नहीं है तो उनके बारे में देखते हैं। यानी कि उनको जो एंगल्स नापते हैं अपन वह सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से एंगल होते हैं, फर्स्ट होता है, यहाँ लिख देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि पूरक मात्रक। फर्स्ट कौन सी होगी, फर्स्ट एंगल यानी कि समतल कोण। समतल कोण को अपन जो प्लेन पर बना हुआ कोण होता है उसे समतल कोण कहते हैं साधारण भाषा में, जो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेन एंगल समतल कोण है। समतल पर मान लो कि अपन ने सर्कल ले लिया है, ये सर्कल किस पे बना हुआ है, प्लेन पे बना हुआ है, इसका सेंटर सी, और मान लो इसकी दो रेडियस खींच दिए बने ऐसे, दो रेडियस खींच दिए बने ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो कि इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वह समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल के बराबर होगा अगर इनके द्वारा जो ये आर्क है, ये आर्क है ना, ये चाप, उसकी जो लंबाई है वो भी कितना हो, स्मॉल आर ही हो, यानी कि जो रेडियस के बराबर ही वो चाप हो इसका। तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, प्लेन एंगल के बराबर होगा। तो कैसे समझेंगे अपन, डी थीटा इक्वल टू क्या लिखें, डी ए अपॉन आर, डी ए अपॉन आर। ये डी ए यहाँ क्या है, आर के बराबर, मान लो कि डी ए बराबर क्या है, आर, स्मॉल आर के बराबर अपन ने ले लिया। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर, आर से आर खत्म, 1। तो ये डी थीटा इक्वल टू 1 क्या है, ये रेडियन के बराबर है, रेडियन यानी कि 1 रेडियन, रेडियन, ठीक है। इसको फुल लिख देते अपन, रेडियन, ठीक है। अभी तो इसकी यहाँ लिखो, फिर शॉर्ट में चलेंगे। तो ये हो गया डी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन कब होगा, जब जो चाप है वह जो सर्कल है उसकी त्रिज्याओं के बराबर हो। तो इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। ये तो है प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। और ये क्या होता है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको अपने अलग से लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट, जो ऐसा यूनिट का पार्ट है लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर आता है। और ये डायमेंशन लेस है, जब अपन डायमेंशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि डायमेंशन लेस कैसे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण, वो क्या होता है उसको देखते हैं अपन। सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण, वह होता है, उसमें अपने वह जो प्लेन था वो 2D में था, यहाँ पर 3D में होगा। यानी कि कोई मान लो अपन ने स्फीयर ले लिया, मान लो अपन ने कोई स्फीयर ले लिया, स्फीयर को अच्छे से बना दिया अपन। मान लो कि अपन ने कोई स्फीयर ले लिया, इसका सेंटर सी यहाँ पर ले लिया, तो इसकी सरफेस पे अभी 3D में है तो ऐसे यूं इसकी सरफेस पे ऐसे कटेगा, जैसे बॉल होती है अपन गेंद देखते हैं, उस पर कोई भी चीज़ काटते हैं, अब मान लो उसको काटेंगे, उसमें छेद करेंगे तो ऐसे कैसे उसकी सरफेस आ जाएगी एक चीज गोल सी। तो ऐसे ऐसे मान लो कि सरफेस है, बाहर नहीं निकल रहा है, ये यूं है, बॉल जैसे यूं होती है ना, इधर से है, तो ये जो ये इसकी रेडियस से सरफेस में मान लो कि इसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर। तो जो ये आर कट रहा है, जो एरिया कटा हुआ है, यूं मान लो ये आर्क नहीं, ये एरिया है, तो यहाँ जो एरिया कटा हुआ है उस एरिया का जो ये एरिया कटा हुआ है किसके बराबर हो, अगर वह आर स्क्वायर के बराबर हो। किसके बराबर हो, आर स्क्वायर के बराबर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोले की त्रिज्या, इसके बराबर हो। और डी ए जो यहाँ पर जो एरिया काटा गया है इन दोनों त्रिज्याओं के कारण, वो किसके बराबर हो,
आर स्क्वायर के। तो इन दोनों ये दोनों रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल कहलाता है। एक तरह से तुमने यहाँ गौर किया कि आर स्क्वायर कैसे, इसको ऐसे भी यूँ मान लो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो यानी कि इसको स्क्वायर ऐसे, तो ये एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो, तो ये सॉलिड एंगल या घन कोण होता है। तो इसको ओमेगा से लिखते हैं, कैपिटल ओमेगा, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ डी एस अगर या डी ए जो भी दोनों बराबर ही है, डी एस भी कर दो या डी ए कर दो, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू 1, इसको कहते हैं स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, उसको कहा था रेडियन, इसको कहा है स्टे रेडियन। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। तो इसके साथ ही अपनी एसआई यूनिट खत्म हो जाती है, और इसके बाद अपन पढ़ते हैं डायमेंशन यानी कि विमाएं। उसके बाद अपन करेंगे फिर मापन, और जो भी आगे का टॉपिक है उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन विमाएं पढ़ लेते हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगी विमाएं भी साथ के साथ यूनिट के साथ। वैसे इसके साथ अगर जैसे दोनों एंगल है, उसकी एक बात और है, मैं बता देता हूँ कि मान लो अपन हमें फाइंड करना है कि तुम ये बताओ कि थीटा मैक्सिमम कितना होगा, कितना हो थीटा मैक्सिमम कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि थीटा क्या था? डी एल अपॉन आर था, यानी कि जो सर्कल था उस पर मान लो कि रेडियस आर, आर है थीटा, और ये डी एल, डी एल किसके बराबर था? आर के। और थीटा मैक्सिमम निकालना हो तो डी एल भी मैक्सिमम, ये जो चाप है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके लिए? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, यानी कि परिधि कितनी होती है वर्त की? 2 पाई आर अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, थीटा मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई रेडियन, यानी कि प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 पाई रेडियन हो सकती है। उसके बाद अपन देखते हैं घन कोण के लिए, तो मान लो कि ओमेगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एरिया मैक्सिमम अपॉन आर स्क्वायर। एरिया मैक्सिमम अपन ने किसके लिए लिया था? किसके लिए लिया था? स्पेयर के लिए, यूं ये आर आर थीटा और यूं ये लिया था, तो स्पेयर के लिए लिया था। तो स्पेयर का मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 पाई स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, यानी कि जो सॉलिड एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई स्टे रेडियन, यानी कि इससे प्लेन एंगल से दुगनी 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात थी, और ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है दोनों जो सप्लीमेंट यूनिट है उसके बारे में। अब अपन चलते हैं डायमेंशन के बारे में, बात करते हैं अपन की डायमेंशन होती क्या है, क्योंकि वो आप तुम्हें साथ के साथ समझ में आ जाएगी, यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में। डायमेंशंस, डायमेंशन, विमाएं। तो विमाएं क्या होती है? विमाएं क्या होती है? ये किसी भी भौतिक राशि की नेचर को बताती है, यानी कि उसकी प्रकृति को बताती है कि वो भौतिक राशि है किन किन मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है। जैसे मान लो कि अपन आगे एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे कि फोर्स है, अपन ने देखा था उसमें कि फोर्स, मानो फोर्स है, वह फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? F इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। तो उसमें मास देखा था अपन यहाँ पर कि जैसे फोर्स एम ए, ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को क्या लिखा था अपन ने? केजी,
एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन अपन लिख सकते हैं, ये तो है यूनिट। अब ये विमाएँ बताती है, अगर कोई अपन सिखा दे कि जैसे कि इसकी डायमेंशन दे दे मान लो तुम्हें, और पूछे कि इसके जो गुण बताओ, तुम देख के बता सकते हो कि भौतिक राशि किस किस से मिलकर बनी हुई है, किन किन मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है। तो समझ में आएगी कि वो ये विमाएँ क्या होती है। विमाएँ किसी भौतिक राशि की प्रकृति को बताती है, और वह ये भी बताती है कि किन किन मूलभूत भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई है, उन किन किन पर निर्भर करती है। तो विमाओं के सिंबल क्या हो जाएंगे, जैसे अपन लिखें लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई के लिए विमाओं का सिंबल होता है एल, कैपिटल है ना, लेंथ से शुरू हो रही है स्पेलिंग इसलिए एल, ठीक है। फिर मास ऐसे लिखते हैं अपन इसको, आगे की स्पेलिंग लेके, स्पेलिंग का वो जो फर्स्ट लेटर है ना उसको लेके, और यहाँ पर एम, कैपिटल में लिखा जाएगा, स्मॉल में नहीं लिखी जाती है विमा हमेशा, ये बात आप ध्यान रखें। और आता है टाइम यानी कि समय, ये हो जाता है कैपिटल टी। तो ऐसे सिंबल इन तीनों में अपन ज़्यादातर जो भौतिक राशियाँ अधिकतर मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज है वो एल, एम और टी की फॉर्म में लिखी जाती है। उसके बाद अपन एसआई में पढ़ाए से 7 फंडामेंटल यूनिट है, अगर वो उनसे मिलकर भी बनी हुई होती है तो उनको भी अपन डायरेक्ट शामिल कर लेते हैं आगे के लेटर के हिसाब से, ठीक है, जो अपन ने यूनिट में देखा था। तो ये है। और इसकी बात क्या है, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि लेंथ को विमाओं में डायमेंशन की फॉर्म में कैपिटल ए लिखते हैं, मास को यानी कि द्रव्यमान को कैपिटल एम के रूप में लिखते हैं, और टाइम को यानी कि समय को कैपिटल टी के रूप में लिखते हैं, किसमें, डायमेंशन में। और लिखते कैसे हैं अब देखते हैं। इनको लिखते इस प्रकार है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है यानी कि गुरु कोष्टक कहते हैं अपन हिंदी में इसको, गुरु कोष्टक, तुमने पढ़ा होगा गुरु कोष्टक ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि गुरु कोष्टक, इसके अंदर लिखा जाता है। तो ये जो विमाओं अगर कहीं भी तुम्हें ऐसे दिखे कि इसके अंदर तुम्हें एम, एल और टी, एक्स वाई जेड मान लो ऐसे इस फॉर्म में दिख जाए और तुमसे पूछेगी क्या है, तो तुम बताओगे कि क्या है, विमीय फॉर्मूला है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, विमीय सूत्र है। यानी कि इस बड़े कोष्टक लग गया और कैपिटल में लिखने में आ गए, इसका मतलब है कि वो क्या है, एक तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की विमाएं, और अगर जो इसमें है तो ये विमीय सूत्र बन जाता है। तो इसे अपन कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी भौतिक राशि है, उसको ऐसे लिखें अपन, जनरली अपन इन तीनों एम, एल और टी की फॉर्म में आती है मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी। तो जनरली अपन इनको ऐसे लेते हैं, और जैसे जैसे आगे अपन बढ़ते जाएंगे अगर अदर फिजिकल क्वांटिटीज भी आती है जो एसआई में है अपने 7, वो आती है फंडामेंटल, तो उनको भी कैसे शामिल करते हैं उनके बारे में अपन देखते रहेंगे धीरे धीरे आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे अपन उसके बारे में। तो मान लो कि एम एक्स एल वाई और टी जेड इस फॉर्म में हो तो ये क्या कहलाता है, ये तो पूरी कहलाती है डायमेंशनल इक्वेशन, जो ये पूरी है इसके बराबर रखने के बाद फिजिकल क्वांटिटी के बराबर अगर ऐसे लिखते हैं अपन तो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है, यानी कि विमीय समीकरण। और जो मैंने बताया था तुम्हें ऐसे एम एक्स एल वाई और टी जेड ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर इसको जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर इसे लिखा जाए तो ये हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि विमीय समीकरण।
तो अभी इसको लिखते कैसे हैं, ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे लिखते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है। अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पिक्चर क्या है विमाओं के बारे में, डायमेंशन के बारे में। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। मान लो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया यही, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए। इसकी विमा फाइंड करो, फाइंड डायमेंशन ऑफ, इसकी फाइंड डायमेंशन, डायरेक्ट ये लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फाइंड डायमेंशन एफ इक्वल्स टू एम ए। तो मैंने कहा था कि पीछे जो फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, क्यू एम एक्स एल वाई टी जेड, ठीक है ऐसे। तो एक क्यू क्या है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी एफ फोर्स, यहाँ एम और ए अलग अलग है। तो इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको इसके बारे में जनरल बात बताता हूँ कि जो डायमेंशन होती है, जैसे यहाँ पर मल्टीपल है, मान लो कि जैसे कोई डायमेंशन वी में अपन कहते हैं कि जैसे कि अपन है मान लो एरिया नापा किसी भी सर्कल का, ये है। अब इसका एरिया नापोगे तुम, तो मान लो इसको 4 पार्ट में कर दिया अपन ने, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको 4 पार्ट में कर दिया तो अपन ये लिख देंगे, मान लो कि एरिया 1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एरिया 4, ये बराबर एरिया। तो क्या ये सही है क्या, मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एरिया की फॉर्म में है और यहाँ क्या है, आर्क में ले लिया अपन ने एल, यहाँ पर सर्कल लिया इस वजह से आर्क ले लेंगे। अगर स्क्वायर ले लेते अपन यूं, तो ये क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है, ठीक है। यानी 1 2 3 4, किसी से भी आपको जिसमें ज़्यादा समझ में आए वैसे। तो एरिया फिर लेंथ फिर लेंथ फिर एरिया, तो क्या ये एरिया के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अपन क्या करते हैं कि अगर लिखो तो पूरा एरिया में लिखो, यानी कि क्षेत्रफल के रूप में लिखते हैं अपन। ये क्या है, एकदम सही है। जैसे मान लो कोई कह दे तुमसे कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसको आएगा वो समझ में कि अगर अपन कोई भी चीज़ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो बराबर होना चाहिए उसके, कि जैसे यहाँ से एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि मान लो 2 सेंटीमीटर तुमसे कहा जाए, उसको जोड़ो तुम 5 मीटर में, कि कितना होगा। तो क्या तुम इसमें जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। कि जोड़ सकते हैं? ऐसे वही जोड़ सकता है जो मंगल ग्रह से आया हो, क्योंकि हम तो नहीं जोड़ सकते। तो इसे कैसे जोड़ेंगे? अब इसको धरती वाले कैसे जोड़ेंगे? अगर मंगल ग्रह वाला होगा तो डायरेक्ट जोड़ देगा, कैसे, 7। अब क्या लिखेगा, मीटर लिखेगा, सेंटीमीटर लिखेगा, ये तो जोड़ेगा जो बाहर से आया हुआ है। लेकिन जिसने गणित पढ़ी हुई है छोटी क्लासों में बढ़िया ढंग से, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो कैसे जोड़ेगा? इसको या तो मीटर में बदलेगा, 0.02 मीटर में बदलेगा ऐसे, और फिर इसको जोड़ देगा, ठीक है, ऐसे मीटर में। या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेगा, 500 सेंटीमीटर, 502 सेंटीमीटर, ऐसे बदलेगा, या तो ऐसे या ऐसे। यानी कि तो आपने गौर किया, यहाँ पर भी मीटर और यहाँ पर भी मीटर, तो आसानी से जुड़ गया, और कितना हो गया, 5.02 मीटर। वैसे यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो आराम से जोड़कर आपने क्या लिख दिया, 502 सेंटीमीटर, यानी कि 502 सेंटीमीटर। तो ऐसे, यानी कि विमाओं में भी सेम रूल लगेगा। अगर मान लो कि अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ी थी जो न्यूटन से जो क्या इक्वेशन है मोशन की, तो उस पर आते हैं अपन v बराबर u प्लस ए टी। ये अब इसमें क्या है, अगर इसकी डायमेंशन ये क्या है, वेलोसिटी है, तो ये भी क्या है, वेलोसिटी है। अपन देखते हैं ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी। तो अगर इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन हुई, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन हुई, तो इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए,
वेलोसिटी की डायमेंशन होनी चाहिए, तभी इक्वेशन प्रूव है। और अपन ने देखा है 10th क्लास में कि इक्वेशन क्या है, प्रूव है, सिद्ध की हुई है कि यही होती है। इस वजह से अगर वेलोसिटी की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी पूरे की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन बराबर है, किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि डायमेंशन में अगर यहाँ पर प्लस या माइनस आ जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि जो इक्वल टू का साइन है उसके बाद जो इधर जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है और इधर आ रही है, उन सब के प्रत्येक टर्म के डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही होगी, वरना वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद जब अपन आगे देखेंगे, जो प्लस वाला भी देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ आते हैं अपन, तो यहाँ कैसे एम को कैसे लिखते हैं, एम का क्या होता है केजी, वो मैंने केजी को बताया था क्या होता है मास, यानी कि कैपिटल एम। तो इसको ऐसे लिख दो, एम कितना है, एम में हो तो 1, लेंथ की फॉर्म में होती नहीं क्योंकि क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो m1 L0, तो अपन देख रहे थे m0, यहाँ पर m0 है क्या, नहीं है, m1 L0 है और t भी 0 है क्योंकि क्या है मास फंडामेंटल है। इस वजह से मास केवल अपन ने कहा है कि मास अगर फंडामेंटल हो तो किससे मिलकर बनी होती है, किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, स्वतंत्र अस्तित्व है खुद का, मतलब कि हम अपने दम पे खड़े रह सकते हैं। तो m0 L0 t0। सेकेंड n2 क्या है, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर। तो यहाँ पर मास तो है 0, मीटर किस में होता है, लेंथ, लेंथ है 1, और टी ये ऊपर जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, मीटर यू माइनस घात 2 लगा, यानी कि पावर कितनी लगा सकते, -2 लगा सकते हैं। तो टी के ऊपर भी -2 पावर लगा देंगे अपन ऐसे। उसके बाद अपन सोल्व करें आगे। एक चीज और अपन देखते हैं कि अगर जैसे सेम बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ए एम प्लस एन हो जाती है। और ऐसे ऐसे भी होता है कि ए एम की पावर एन हो तो इसे अपन ए एम एन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम में आएगा, एम एम बेस सेम है तो एम क्या हो जाएगा 1 + 0, एल सेम है तो 0 + 1, टी के पास कौन कौन है 0 -2, तो एफ कितना हो जाएगा इक्वल टू m1 L1 t -2। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, वहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू m1 L1 t -2। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ फोर्स है, m1 L1 t -2। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। उसके बाद किताब में बहुत सारी दे रखी है डायमेंशन, उसको आप आराम से सोल्व करना, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, हम सोल्व करके आपको जवाब जरूर भेज देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो कि वर्क यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F × x, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है ma, अभी देखा था अपन ने x। अभी फोर्स की डायमेंशन इसकी डायमेंशन निकालोगे तो कितनी आई थी, m1 L1 t -2 और x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किस में लेते हैं अपन, मीटर में। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगी लेंथ, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं कैपिटल L। तो क्या हो जाएगा m0 L1 और t0, यहाँ ही हो जाएगा। तो सेम बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो m1 + 0
L 1+1 T-2 + 0। तो M1 1 + 0 1, L 1+1 कितना 2, तो L 2, T कितना हो जाएगा -2 + 0 -2। तो वर्क की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी? M1 L2 T-2, यानी ML2 T-2, ये डायमेंशन हो गई वर्क की। ऐसे कैसे पावर की निकाल सकते हैं, ऐसे कैसे अपन प्रेशर, टेंशन, बहुत सारी है किताब में, बहुत सारी दे रखी है, वो अपन निकाल सकते हैं। और मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको डायमेंशन से रिलेटेड, कि डायमेंशन अब तुम्हें ये घात दे के पता चला कि इससे कैसे नेचर पता चलेगी। तो अपन क्या है कि जो ये पावर है यही डायमेंशन है, यानी कि जैसे मीटर को वर्क में, मास को, यानी कि मास की जो फंडामेंटल यूनिट उसको एक बार काम में लिया गया है, लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है वह 2 बार आई है इसमें, वो टाइम 2 बार आया, लेकिन किस में, माइनस घात में, यानी कि नीचे आए बटे में। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको दे के फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके यूनिट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वर्क बराबर M यानी कि केजी, L यानी कि लेंथ यानी कि मीटर स्क्वायर, टाइम यानी कि सेकंड की घात -2 यानी कि सेकंड की पावर -2। तो W इक्वल टू इसका ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दोनों ही सही है, कैसे भी लिखो, ये भी सही है और ये भी सही है। तो डायमेंशन से अपन ने यूनिट निकाल लिया, यूनिट से अपन डायमेंशन लिख सकते हैं, और इससे पता चल जाता है कि ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड कर रही है, यानी कि इससे ये पता चलता है अपन को। उसके बाद एक और बात कि डायमेंशन में अगर मान लो कि जैसे ये वर्क की है, अब मैं एनर्जी की बताता हूँ आपको, उसके बाद में वो आपको समझाऊंगा कि मैं क्या समझाने वाला था, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वर्क की निकाली अपन ने, कितनी यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, M1 L2 T-2, यह तो है वर्क की। अब एनर्जी की निकालते हैं अपन, मान लो कि अपन काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेते हैं अपन, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे तो हाफ M क्या होता है, kg, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से तो डायमेंशन में क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसके कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हटा देते हैं। तो E बराबर kg को क्या लिखते हैं अपन, M1 मास, लेंथ है कितनी है 2, सेकंड ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सेकंड -2, यानी कि T-2। तो अब देखो ये और ये सेम है क्या, है कि नहीं है ना, M1 L2 T-2, और एनर्जी की क्या है, M1 L2 T-2, जो फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, अगर उसकी डायमेंशन सेम आ जाती है तो उनका फिजिकल मीनिंग भी सेम ही होता है, यानी उनको एक दूसरे के बराबर लिखा जाता है, यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं W बराबर E, ऐसे लिखा जा सकता है डायमेंशनली, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है, इस वजह से इनके फिजिकल मीनिंग भी सेम होंगे, यानी कि W बराबर F हो जाएगा। उसके बाद इसके एप्लीकेशन आते हैं, उन एप्लीकेशन को अपन अगली क्लास में देखेंगे, पूरे एप्लीकेशन है 3, उसके बारे में अपन अगली क्लास में जानेंगे कि क्या होते हैं एप्लीकेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि डायमेंशन को कैसे, अगर जो जोड़ में आ जाती है उस वाला भी कर देता हूँ मैं, वो अपन क्या है कि अगर उसको एप्लीकेशन में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ बता दिया है कि अगर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो अगर प्लस के साइन या माइनस के साइन के साथ आ जाए तो एवरी टर्म है उसके जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला प्रूव होगा। एक बात तो है, और अगर ये डिवाइड में या मल्टीपल में आ जाए, मल्टीपल या डिवाइड के रूप में आ जाए, तो इनकी वैल्यू सेम, यानी कि डिवाइड को इसके लिए सेम एलजेब्रा लेते हैं अपन, जो एलजेब्रा के काम में लेते हैं ना गणित के लिए, जैसे 2/2 हो तो 2 से 2 कट जाएगा, 3/9 हो तो ये 3 बार कट जाएगा। तो ऐसे अपन इनको काट सकते हैं, यानी यूनिट को, जैसे मास मिनट
जो मीटर अपॉन मीटर हो तो अपन इसको काट सकते हैं, सेकंड अपॉन सेकंड आ जाए तो अपन इसको काट सकते हैं, और अगर मीटर इंटू मीटर में आ जाए तो अपन इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बात थी, तो मैंने डायमेंशन के बारे में बता दिया है। अब अगली क्लास में अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर बने रहें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।